हे गाइस, दिस इज़ आर्यन लखेड़ा। वेलकम टू माय चैनल सुपर ब्रेन्स। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 7th का चैप्टर 7 एक्सरसाइज 7.2। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, विच कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन डू यू यूज़ इन द फॉलोइंग। तो इसमें ये पूछा गया है कि जैसे इन्होंने दे रखा है, कुछ पार्ट्स इन्होंने ट्राइंगल्स के दिए हुए हैं इक्वल करके, और कहा है कि आप इसमें कौन सा क्राइटेरिया यूज़ करेंगे दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट दिखाने के लिए। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से दिया है। तो देखिए, इसमें गिवन दिया हुआ यानी दिया हुआ है कि AC जो है वो DF के बराबर है, यानी AC DF के इक्वल है, AB DE के इक्वल है, BC EF के इक्वल है। तो इसमें ये कहा गया है कि ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल DEF को कौन से क्राइटेरिया से आप कॉन्ग्रुएंट करेंगे। तो देखिए, AC जो है वो DF के इक्वल है, यानी कि 1 मिनट, AC जो है ये DF के इक्वल है, और जो हमारा AB है वो DE के इक्वल है, और जो BC है वो EF के इक्वल है। तो इसमें कोई भी जो एंगल होता है, एंगल का रोल नहीं है इसमें कोई भी। और इसमें जो फर्स्ट ट्राइंगल है यानी ये वाला ट्राइंगल दूसरे ट्राइंगल की साइड्स के इक्वल है, यानी दोनों ट्राइंगल्स की साइड जो है वो इक्वल हैं। तो हम इसे कौन से क्राइटेरियन से कह सकते हैं कि कॉन्ग्रुएंट है। तो वो क्राइटेरिया होगा साइड साइड साइड, यानी SSS। तो SSS क्राइटेरियन से ये जो हमारे दो ट्राइंगल्स हैं, ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल DEF, वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो चलिए अब हम B वाला पार्ट पढ़ते हैं। तो वैसे तो मैंने यहाँ पर SSS क्राइटेरियन के बारे में भी लिख रखा है, बाय SSS कॉन्ग्रुएंसी। तो जैसे कि मैंने आपको भी बताया कि SSS से ये जो ट्राइंगल ABC है वो ट्राइंगल DEF के कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो SSS क्या होता है, इफ़ द 3 साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर रिस्पेक्टिवली इक्वल टू द 3 साइड्स ऑफ द अदर ट्राइंगल, देन ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DEF बाय SSS कॉन्ग्रुएंस प्रॉपर्टी। तो इसमें ये कहा गया है कि अगर किसी एक ट्राइंगल की दूसरे ट्राइंगल के साथ जो उसकी 3 साइड्स हैं वो दूसरे ट्राइंगल की 3 साइड्स के इक्वल हो, तो जो हमारे ट्राइंगल्स होंगे वो एक दूसरे में SSS कॉन्ग्रुएंसी से कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर हुआ, जो ABC की 3 साइड्स थी यानी BA, AC और BC, वो DEF के यानी ट्राइंगल DEF की साइड्स के इक्वल थी, यानी AB जो थी वो DE के इक्वल थी, AC जो थी वो DF के, और जो BC थी वो EF के। तो चलिए अब हम B पार्ट देखते हैं। तो B पार्ट में दे रखा है हमको कि जो ZX है यानी ये वाली साइड वो RP के इक्वल है, यानी इस वाली साइड के। RQ जो है यानी ये वाली साइड वो ZY के इक्वल है, यानी इस वाली साइड के। और जो PRQ है यानी ये वाला एंगल वो XZY के इक्वल है, यानी इस वाले एंगल के। तो आप शायद समझ ही गए होंगे कि इसमें कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लगेगी। तो इसमें लगेगी साइड एंगल साइड, क्योंकि देखिए ये जो है हमारे पास साइड है, ये जो है हमारे पास एंगल है, और ये जो है हमारे पास साइड है। और इसका सीक्वेंस भी यही है, पहले साइड फिर दूसरा एंगल फिर तीसरी दोबारा से साइड, यानी जो हमारा एंगल होगा वो 2 साइड्स के बीच में होगा, जैसे कि इसमें दिखा रखा है। और ऐसे ही हमारे दूसरे ट्राइंगल में भी ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। चलिए हम SAS के बारे में भी पढ़ लेते हैं एक बार। If the 2 sides and the included angle of one are respectively equal to the 2 sides and the included angle of the other, then triangle ACB will be congruent to triangle DEF by SAS congruency। तो देखिए इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है कि अगर 2 साइड्स और इंक्लूडेड एंगल, यानी कि 2 साइड्स और उन 2 साइड्स के बीच का एंगल, एक ट्रायंगल के 2 साइड्स और उनके बीच का एंगल दूसरे
ट्रायंगल की दो साइड्स और उनके बीच के एंगल के इक्वल हो तो वो दो ट्रायंगल्स SAS कॉन्ग्रुएंसी से कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। जैसे कि ट्रायंगल ACB और ट्रायंगल DEF हुए SAS कॉन्ग्रुएंसी से। तो इसी के साथ हमारा B पार्ट भी कंप्लीट होता है। अब हम C पार्ट की ओर चलते हैं। तो देखिए C पार्ट में क्या दिया गया है। C पार्ट में हमको दिया गया है कि जो हमारा एंगल MLN है, यानी ये वाला एंगल, वो एंगल FGH के इक्वल है, यानी इस वाले एंगल के इक्वल है। और हमारा एंगल NML यानी ये वाला एंगल, वो एंगल GFN के इक्वल है, यानी GFH के इसके इक्वल है। और जो हमारी जो बीच में साइड आती है, यानी हमारी जो ML है, ये वाली साइड, वो FG के इक्वल है। तो इसमें कौन सा क्राइटेरिया आएगा? तो इसमें जो क्राइटेरिया आएगा उसका नाम होगा ASA। अब देखिए जो हमारा पहला है वो एंगल है और बीच में साइड है, और जो हमारा तीसरा है वो भी एंगल है, यानी दो एंगल और उनके बीच की इंक्लूडेड साइड। दूसरे ट्रायंगल की दो एंगल और उनके बीच के इंक्लूडेड साइड के अगर बराबर हो तो वो दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो चलिए इसके बारे में हम और अच्छे से पढ़ते हैं। तो देखिए, if the two angles and the included side of one triangle are respectively equal to the two angles and the included side of the other, then triangle LMN is congruent to triangle GFH by ASA congruence property। तो इसमें ऐसा लिखा हुआ है कि अगर दो एंगल्स और उनके बीच की साइड, किसी एक ट्रायंगल के दो एंगल्स और उनके बीच की साइड दूसरे ट्रायंगल के दो एंगल्स और उनके बीच की साइड के इक्वल हो, तो वो दो ट्रायंगल्स ASA कॉन्ग्रुएंसी से कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। जैसे कि हमारे ट्रायंगल LMN और ट्रायंगल GFH हैं, वो ASA से कॉन्ग्रुएंट हैं, जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया। तो इसी के साथ हमारा C पार्ट भी कंप्लीट होता है। अब हम D पार्ट की ओर चलते हैं। तो अब हम D पार्ट पढ़ते हैं। तो D पार्ट में हमें दिया है कि जो EB हमारी हाइपोटेनियस है, यानी ये वाली साइड, वो DB के बराबर है, यानी DB हाइपोटेनियस के। और जो हमारी AE है, यानी ये साइड, वो BC के बराबर है। और जो हमारा एंगल है A, वो एंगल C के बराबर है। किसकी वजह से? 90 डिग्री होने की वजह से। तो अब आप ही बताइए कि जिसमें 90 डिग्री आए और हाइपोटेनियस इक्वल हो और दोनों ट्रायंगल्स में से कोई एक साइड इक्वल हो, तो वो कौन सी कॉन्ग्रुएंसी हम यूज़ कर सकते हैं उसमें? तो मुझे यकीन है कि आपको पता चल गया होगा। तो हम इसमें RHS कॉन्ग्रुएंसी यूज़ करेंगे, जिसमें कि हमारा राइट एंगल भी इक्वल है, हाइपोटेनियस भी इक्वल है, और इन दोनों की जो एक साइड है वो भी इक्वल है। तो जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि इसमें जो साइड होती है वो कोई सी भी ले सकते हैं। तो इसमें भी ले रखी, देखो जैसे AE है वो BC के बराबर है। अब इसमें ऐसा नहीं कर रखा कि नहीं हम AE जो है वो BC के नहीं DC के बराबर लेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप बस इनमें से हाइपोटेनस को छोड़ के दो साइड आपको दोनों ट्रायंगल की इक्वल होनी चाहिए, तभी आप RHS से इक्वल कर सकते हैं। और RHS में आपका एक ट्रायंगल चाहिए आपको, मतलब एक राइट एंगल आपको इक्वल चाहिए, एक आपको हाइपोटेनस इक्वल चाहिए, और कोई भी एक साइड आपको इक्वल चाहिए। तो आपका RHS से दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। जैसे कि हमारे ये दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हुए। कौन से ट्रायंगल? ट्रायंगल ABE और ट्रायंगल ACD कॉन्ग्रुएंट हुए किससे? RHS से। तो चलिए अब हम RHS के बारे में और अच्छे से पढ़ते हैं। If the hypotenuse and one side of the first triangle are respectively equal to the hypotenuse and one side of the second triangle, then triangle ABE is congruent to triangle ACD by RHS congruency। तो इसमें ये कहा गया है कि अगर हाइपोटेनियस और एक साइड कोई भी फर्स्ट ट्रायंगल की
और राइट एंगल इक्वल हो दूसरे ट्रायंगल की हाइपोटेनियस, राइट एंगल और उसकी एक साइड के, तो वो RHS कॉन्ग्रुएंसी से कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो इसी के साथ हमारा डी पार्ट भी ख़त्म होता है। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा है ये भी देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा है यू वांट टू शो दैट ट्रायंगल ART इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PEN। तो इसमें ये कहा गया है कि आपको ट्रायंगल ART और ट्रायंगल PEN को कॉन्ग्रुएंट करना है। इफ़ यू हैव टू यूज़ SSS क्राइटेरियन देन यू नीड टू शो। अब इसमें कहा गया है कि आपको ये जो दो ट्रायंगल हैं वो SSS क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंट करने हैं। तो आपको क्या चीज़ जो है, कौन से पार्ट्स जो हैं वो इक्वल करने पड़ेंगे SSS को, अगर आप यूज़ करके इन दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट दिखाएं तो इसमें पूछा हुआ है कि AR अगर आपको दिया हुआ हो तो आप किस चीज़ को कॉन्ग्रुएंट करेंगे दूसरे वाले ट्रायंगल में, कि जो हमारा ट्रायंगल ART है वो ट्रायंगल PEN के कॉन्ग्रुएंट हो जाए, किससे, SSS क्राइटेरिया से। तो देखते हैं, अगर हम AR को पोजीशन वाइज PE के इक्वल कर दें तो ये यानी एक साइड हमको मिल जाएगा, और RT को EN के कर दें इक्वल तो हमको दूसरी साइड मिल जाएगी, और जो AT है उसको PN के इक्वल कर दें तो हमको तीसरी साइड मिल जाएगी। तो इसकी वजह से हम साइड से ट्रायंगल ART को ट्रायंगल PEN के कॉन्ग्रुएंट कर देंगे। कौन से क्राइटेरिया से, SSS क्राइटेरिया से, जिसमें केवल साइड्स आएंगी। तो SSS क्राइटेरिया के बारे में भी हम दोबारा पढ़ लेते हैं। आप जितना पढ़ेंगे, जितना प्रैक्टिस करेंगे, आपको और अच्छे से समझ में आता रहेगा। तो चलिए पढ़ते हैं। तो SSS क्राइटेरिया इज डिफाइंड एज टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ द थ्री साइड्स ऑफ वन ट्रायंगल आर रिस्पेक्टिवली इक्वल टू द थ्री साइड्स ऑफ द अदर ट्रायंगल। अब इसमें और सिंपल लिखा हुआ है कि अगर एक ट्रायंगल की थ्री साइड्स, कोई भी थ्री साइड्स दूसरे ट्रायंगल की कोई भी थ्री साइड्स के इक्वल हो तो वो ट्रायंगल SSS क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो उसमें भी ये लिखा है, जो AR होगा वो PE के इक्वल होगा, RT EN के होगा, और जो AT होगा वो PN के इक्वल होगा। तो इसी के साथ हमारा 2 का जो A पार्ट है वो कंप्लीट होता है। अब हम B पार्ट में चलते हैं। तो B पार्ट में कहा है इफ़ इट इज़ गिवन दैट एंगल T इज इक्वल्स टू एंगल N एंड यू नीड टू हैव RT इज इक्वल्स टू और PN इज इक्वल्स टू। यानी हमको ये पता नहीं है कि RT और PN को हमें किसके इक्वल दिखाना है, जब हमें एंगल T जो है वो इक्वल दिया हुआ है तो देखते हैं। तो अगर हमें एंगल T जो है वो एंगल N के इक्वल दिया है, यानी ये वाला जो एंगल होगा वो इस वाले एंगल के इक्वल होगा, तो पूछा है कि जो RT है वो किसके इक्वल होगा और जो PN है वो किसके इक्वल होगा, यानी ये वाली साइड किसके इक्वल होगी और जो हमारी PN यानी ये वाली साइड है वो किसके इक्वल होगी। तो देखते हैं। अब अगर हम देखें तो यहाँ पर एंगल आ रहा है और साइड भी आपको मिल रही है। अगर आप इक्वल कर दें तो यहाँ पर भी एक साइड है, यहाँ पर एक एंगल है, यहाँ पर भी एक एंगल है और यहाँ पर भी एक साइड है। तो अगर हम पोजीशन वाइज अगर इसको इक्वल कर दें, क्योंकि हमको यहाँ पर दिया तो है नहीं कि हमें कौन से क्राइटेरिया से इसे इक्वल करना है, तो आप पोजीशन वाइज भी अगर आप इक्वल कर दें तो यहाँ पर चल जाएगा। तो देखते हैं, अगर हम RT को इक्वल कर दें, EN के और AT को इक्वल कर दें PN के, यानी RT हो जाएगा EN के इक्वल और जो हमारा PN है वो AT के इक्वल हो जाएगा। तो ये जो हमारे ट्रायंगल्स होंगे वो साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। अब वो कैसे, तो देखिए, साइड एंगल साइड से इस तरीके से कॉन्ग्रुएंट होंगे, जैसे मैंने जैसे कि आपको बताया, जो AT होगा वो PN के इक्वल होगा और जो RT होगा वो EN के इक्वल होगा, और जो एंगल T है वो तो एंगल N के इक्वल ही है। तो AT जो है वो भी साइड है, एंगल T जो है वो एंगल है और यहाँ पर भी साइड है। तो दो साइड और उनके बीच का एंगल SAS कॉन्ग्रुएंसी होती है, तो ये SAS कॉन्ग्रुएंसी से कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो SAS कॉन्ग्रुएंसी के बारे में भी देख लेते हैं।
तो SAS criterion is defined as two triangles are congruent if the two sides and the included angle of one triangle are respectively equal to the two sides and the included angle of the other। तो SAS में ये होता है कि दो साइड्स और उनके बीच का एंगल दूसरे साइड्स के दूसरे ट्रायंगल की दो साइड्स और उनके बीच के एंगल के इक्वल होना चाहिए रिस्पेक्टिवली, यानी कि सीक्वेंस वाइज तो आपका बिल्कुल ये करेक्ट होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि आप ऐसा कर रहे हैं कि एक ट्रायंगल है तो एक ट्रायंगल में तो आपने बिल्कुल सही सीक्वेंस ले लिया SAS और दूसरे ट्रायंगल में आपने ले लिया ASS, तो ASS तो कुछ होता ही नहीं है। और अगर आप कुछ और भी लेते हैं, अगर आप SAS एक जगह SAS ले लेते हैं और दूसरी जगह आप ASA ले लेते हैं, आप कहेंगे कि दूसरी हमने क्राइटेरिया ASA तो क्राइटेरिया होता है तो ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी, तो भी ऐसा नहीं होगा। अगर आपको एक क्राइटेरिया यूज़ करना है SAS, अगर आपने एक ट्रायंगल में SAS को देखा है तो दूसरे ट्रायंगल में भी आप SAS को यूज़ करने की कोशिश करेंगे, तभी आप ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं, वरना दो ट्रायंगल्स में अलग अलग कॉन्ग्रुएंसी लगा के कॉन्ग्रुएंट नहीं कर सकते। जैसे कि मान लीजिए आप कह रहे हैं कि यहाँ पर तो हमारा SAS हमको यहाँ पर साइड एंगल साइड मिल गई है और यहाँ पर हम एंगल साइड और साइड से इसको इक्वल करते हैं, कॉन्ग्रुएंट करते हैं, तो ऐसा नहीं होगा, ये आपका गलत हो जाएगा। आपको अगर आप सोचते हैं कि ये दो ट्रायंगल्स तो इक्वल हैं, तो अगर हम इन दोनों को इक्वल कर दें तो ये तभी सही होगा, तो ये SAS हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप ऐसे करके इसे इक्वल कर सकते हैं। आप SAS की जगह वैसे इसमें नहीं, वैसे तो आपको यही पूछा है तो आप SAS से इक्वल कर सकते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं पार्ट C पर। इफ़ इट इज़ गिवन दैट AT इज इक्वल्स टू PN एंड यू आर टू यूज़ ASA क्राइटेरियन यू नीड टू हैव, तो इसमें अब आपको बता दिया कि आपको ASA यूज़ करना है और इसमें ये कहा गया है कि जो AT है वो PN के इक्वल है, यानी ये वाली साइड इस साइड की इक्वल है। तो अगर आपको ASA यूज़ करना है तो आप किन चीज़ों को इक्वल करेंगे। देखो, आपको साइड तो मिल गई और आपको ये भी पता है कि ASA में जो साइड होती है वो इंक्लूडेड होती है, तो आपको ऐसा कुछ चाहिए जो इस साइड के इधर भी एंगल हो और इधर भी एंगल हो, दोनों तरफ एंगल्स हों। तो इसमें आप क्या करेंगे, एंगल A को एंगल P के इक्वल कर देंगे और एंगल T को एंगल N के इक्वल कर देंगे, तो ये हो जाएगा ना ASA से कॉन्ग्रुएंट, यानी कि ये एंगल, ये साइड और ये एंगल, ये साइड और ये वाला एंगल, यानी ASA से ये क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप इसे कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं। तो ASA के बारे में भी हम पढ़ लेते हैं। तो ASA क्राइटेरियन इज डिफाइंड एज टू ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट इफ द टू एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड ऑफ वन आर रिस्पेक्टिवली इक्वल टू द टू एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड ऑफ द अदर। अब ASA में क्या होता है, एक ट्राइंगल में दो एंगल्स और उनके बीच की साइड दूसरे ट्राइंगल के दो एंगल्स और उनके बीच की साइड के अगर इक्वल हो तो ASA क्राइटेरिया हम लगाते हैं। तो देखते हैं इसमें हमने क्या क्या इक्वल करा, एंगल ATR एंगल PN के इक्वल करा और एंगल RAT एंगल EPN के इक्वल करा, यानी कि RAT यानी ये वाला एंगल, EPN यानी ये वाला एंगल के इक्वल करा और ATR यानी ये वाला एंगल, PNE यानी ये वाला एंगल के इक्वल करा। तो आगे बढ़ते हैं। आज मैं आपको लास्ट ये बताना चाहता हूँ, ये अलग से मैं बता रहा हूँ आपको, कि जैसे हमको ये दिया हुआ है, जैसे इस क्वेश्चन को ले लेते हैं, इफ़ यू हैव टू यूज़ SSS क्राइटेरियन देन यू नीड टू शो। तो मतलब अगर आपको ऐसे दिया हुआ है कि हम यहाँ पर है AR है और आपको AR को जो है वो इक्वल दिखाना है किसी चीज़ के, यानी हमको ये वाली चीज़ नहीं दी हुई थी, ये मैंने आपको समझाने के लिए दिया है ताकि मैं आपको यहाँ से बता सकूँ। तो जो AR अब पूछा हुआ है कि आपको AR किसके इक्वल कर सकते हैं आप, तो अगर आपको ऐसे क्वेश्चन आए तो आप पोजीशन वाइज ही इक्वल कीजिएगा, पोजीशन वाइज ही आप इक्वल कीजिएगा, क्योंकि कुछ जगह ऐसा होता है कि आप क्या पता आपके नंबर कर सकते हैं, तो आप
इस जगह पे पोजीशन वाइज इक्वल कीजिएगा, वरना अगर आप कॉन्ग्रुएंसी को यूज़ करके दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट दिखा रहे हैं तो पोजीशन का मतलब नहीं होता है। चाहे आप उसको पोजीशन से इक्वल करें, चाहे आप उसको सीक्वेंस वाइज अगर पोजीशन में आ रहा है तो इक्वल करें, अगर पोजीशन में नहीं आ रहा है तो अगर आपकी क्राइटेरिया सही बैठ रही है, मतलब आपका सीक्वेंस सही बैठना चाहिए, पोजीशन का कुछ नहीं होता है, तो तब आप इसको कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं। पर अगर आपको ऐसे दिया है कि ए आर को इक्वल कीजिए, यानी इस वाले इसको किसके इक्वल करेंगे आप दूसरे ट्रायंगल में, जो आपका ये वाला जो क्राइटेरिया है वो यूज़ हो सके, तो आप पोजीशन वाइज ही देखिएगा। यानी ए आर को पी के इक्वल कर देंगे, आर टी को हम ई एन के इक्वल कर देंगे, और साथ ही साथ ए टी को हम पी एन के इक्वल कर देंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर आप पोजीशन का यूज़ करके लिखिएगा। वरना अगर आपको इन दोनों ट्रायंगल्स को कहा होता कि कॉन्ग्रुएंट करके दिखाओ तो तब आप यूज़ करते सीक्वेंस। यानी कि अगर आपको ये दिया हुआ है कि मान लीजिए, इसको भूल जाइए, दिया हुआ है कि जो ए आर टी है वो पी के इक्वल है, जो हमारा एंगल ए है वो एंगल पी के इक्वल है, और जो एंगल ए टी वो साइड ए टी है वो साइड पी एन के बराबर है, तो आप इसे इक्वल करेंगे साइड एंगल साइड से। और अगर आपको पोजीशन का ध्यान ना देते हुए ऐसा दे रखा हो आपको कंफ्यूज करने के लिए कि जो हमारा ए आर है यानी ये वाली साइड ई एन के इक्वल है, हमारा जो एंगल ए है वो एंगल एन के इक्वल है, और जो ए टी साइड है वो पी एन के इक्वल है, तो आप इसे बेझिझक कॉन्ग्रुएंट कह देंगे, किससे, साइड एंगल साइड से, क्योंकि इसमें जो आपका सीक्वेंस है वो बिल्कुल सही बैठ रहा है। यहाँ पर साइड है तो बीच में एंगल है, और फिर तीसरे में भी साइड है, तो यहाँ पर भी बिल्कुल दूसरे ट्रायंगल में भी ऐसा ही है। तो यही चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था, तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। तो ये हमारी लास्ट चीज़ थी। आज मैंने आपको एक्सरसाइज 7.2 के 2 क्वेश्चन करवाए हैं, और जो मैं अब वीडियो अपलोड करूँगा, अगली वीडियो जो आएगी उसमें मैं आपको 7.2 के आगे के क्वेश्चंस करवाऊँगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।